आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और बाकी जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो एटम में अरेंज कैसे हैं। इस तरह इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा हमने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल होता है, यानी बॉल टाइप की एंटिटी होती है, और वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये न्यूक्लियस बन गया, ये इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। Then comes the डी ब्रॉगले's theory. डी ब्रॉगले ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अ पार्टिकल, इट इज़ अ वेव। देन कम्स श्रोडिंगर. श्रोडिंगर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है, और ये सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट नहीं कर रहा, बल्कि ये न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल एरिया में इस तरह से करके मूव कर रहा है। श्रोडिंगर ने फिर इस पर बहुत काम किया, और श्रोडिंगर ने अपनी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जनरेट की, और फिर उस वेव इक्वेशन के बाद इन्होंने एक हमारे पास इंटीजर कुछ 4 नंबर्स दिए, जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये नंबर्स हमें ये बताते हैं एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन होती है, या अरेंजमेंट क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद इन एन एटम। आज हम पढ़ने वाले हैं ये नंबर्स दैट आर नोन एज अ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है बाय n। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल का बताता है, कौन सा शेल है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है k शेल, 2 l शेल, 3 m शेल और 4 n शेल एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो शेल कौन सा होगा, k। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 शेल l, 3 m एंड 4 जो है वो n को शो करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शो करते हैं द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, हमें बताता है इसकी एनर्जी, और हमें बताता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे बताता है, देखो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके गिर्द पहला शेल है हमारे पास k, देन कम l, फिर m, फिर n। जैसे जैसे ये नंबर्स n के बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे शेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा n का नंबर, उतना बड़ा उसके शेल का साइज़। फिर जितना बड़ा शेल होगा वो उतना ही न्यूक्लियस से दूर भी होगा। k शेल न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब होता है, उसके बाद l, फिर m एंड देन n एंड देन सो ऑन। सो हमें क्या पता चलेगा, जब भी हमारे पास कोई क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर इंस्टेंस L2 है, तो हमें पता चलेगा L शेल है। इसका मतलब है कि ये L शेल जो है ये K से तो बड़ा है लेकिन M से छोटा है। हमें जो नंबर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, वो क्या 3 चीज़ें बता रहे हैं, हमें साइज़ बता रहे हैं, एनर्जी बता रहे हैं और डिस्टेंस बता रहे हैं। जितना शेल न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना बड़ा शेल होगा, वो उतना ज़्यादा एनर्जी वाला शेल होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एक और चीज़ जो आपको ये शेल्स बताते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो आपको पता चलता है, दैट इज़ सब शेल्स। कोई भी जो शेल है उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ये हम कैलकुलेट कर दे सकते हैं बाय दिस फार्मूला। हमने वही नंबर 2 लिया कि हम लोग किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास इसमें सब शेल्स कितने होंगे, 2 2 ज़ा 4। यानी जो हमारे पास शेल L है, N2 है, तो शेल कौन सा होगा हमारे पास, L। L में कितने सब शेल्स होते हैं, L में 4 सब शेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, ये मैं आगे चल के आपको समझाती हूँ। सेकेंड चीज़ हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने हो सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फाइंड करोगे, 2n का स्क्वायर, 2n हमने लिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 8। इसका मतलब है कि जब हमारे पास शेल L है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। इसी तरह K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, L में 8, M में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। n है हमारे पास 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18, तो M में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी 18। ये है ऑल अबाउट व्हाट यू शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड कम्स द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल।
ठीक है, क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बाय एल। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर n-1 तक। n-1 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास n फॉर इंस्टेंस 2 है तो l जो है वो हमारे पास क्या होगा? 2 - 1 1। अगर n, यहाँ पर मैं n की वैल्यूज लिख लेती हूँ, n अगर मेरे पास 1 है तो l मेरे पास होगा 0। 1 में से 1 माइनस किया, 0 रह गया। n अगर 2 है तो l होगा 1, n अगर 3 है l होगा 2, n अगर 4 है तो l होगा 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं l की। l हमें बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अगर l हमारे पास 0 है तो जो शेप होगी हमारे पास, जो सब ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास होगा s ऑर्बिटल। ठीक है, मुख्तलिफ जो ऑर्बिटल्स के नेम हैं जो एल शेप में बनते हैं। l अगर 0 है तो जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो s होगा। l की वैल्यू 1 शोज p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 d ऑर्बिटल, l की वैल्यू 3 f ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स बताता है। शेप्स कैसे बताता है आपको ये पता चल गया। l की वैल्यूज़ के लिए मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन से हैं और इन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। s की शेप होती है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल बेल, d ऑर्बिटल की होती है डबल डम्बल और f ऑर्बिटल की होती है एक कॉम्प्लिकेटेड सी शेप। तो आपको पता चल गया, जब आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पता है तो इसका मतलब पता क्या है कि आपको शेप्स पता चल गई। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप्स बताता है। एस, पी, डी एंड एफ मुख्तलिफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स हैं, इससे हमें शेप पता चलती है। एक और चीज़ हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, और ये हम बता सकते हैं बाई 2l × 1। ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स मज़ीद ऑर्बिट्स में टूटे हुए हैं। कितने ऑर्बिट हैं किसी भी ऑर्बिटल में वो हमें पता चलता है इस फॉर्मूले से। फॉर इंस्टेंस हम लोग ले लेते हैं ये वाला ऑर्बिटल p। p के लिए हमारे पास l की वैल्यू कितनी है? 1। सो लेट्स सी p में मज़ीद कितने ऑर्बिट्स हैं। 2 1, l की जगह 1 लगाया, +1, 2 1 = 2 +1 = 3। यानी p में कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 3 ऑर्बिट्स होते हैं, px, py एंड pz। गॉट माई पॉइंट। अगला हमारे पास क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं बाय m, और ये हमें बताता है मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस या मुख्तलिफ डायरेक्शंस। जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे तो जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, जैसे मैंने कहा कि p में कितने, p एक हमारे पास शेल है और उसके कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिट्स में ये टूट जाते हैं, डीजेनरेट सेम शेप के ऑर्बिट्स जो हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशंस में अराउंड स्पेस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। इनकी ये रीअरेंजमेंट और इनका टूट जाना इनटू दीज ऑर्बिट्स जो डीजेनरेट होते हैं, यानी सेम एनर्जी होती है इनकी और सेम शेप होती है, ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर सब शेल है S, P, D और F, ये है हमारे पास सब शेल्स। ठीक है, सब शेल S के लिए हमारे पास 2l + 1 की वैल्यू हमने निकालनी है। S हमारे पास l जो है हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसके लिए हम l भी लिख लेते हैं यहाँ पर। S के लिए l हमारे पास 0 है, P के लिए हमारे पास 1 है, D के लिए हमारे पास 2 है और F के लिए हमारे पास 3 है। अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है 2l + 1। 2 0 = 0 + 1। S के लिए हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है 1, P के लिए हो जाती है 3, ये जो मैंने आपको पीछे निकालना दिखाई। ठीक है, D के लिए हमारे पास है 5 और F के लिए हमारे पास 7। अब हम देखेंगे इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स अगर हमारे पास 1 है तो हमारे पास इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ 1 होगा। अगर हमारे पास ये, आप इस पे देख के लगाओगे, ठीक है, ये वाले जो आपके पास नंबर हैं। फिर उसके बाद हमारे पास L अगर हमारे पास 1 है तो इसमें 3 सब शेल्स बनेंगे। L 1 है, जब हमारे पास L 0 था तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका सिर्फ 1 था। L अगर हमारे पास 1 है तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास होगा -1, 0 एंड +1। कितने सब शेल्स बनेंगे इसके? 3 सब ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स बनेंगे इसमें। L अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -2, -1, 0 +1 एंड +2। L का नंबर 3, -3, -2, -1,
0 ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर L हमारे पास एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर 3 है तो हमारे पास 7 ऑर्बिट्स बनेंगे और वो 7 ऑर्बिट्स ये हैं +1 +2 एंड +3। F ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ये सब ऑर्बिट्स होते हैं। ये हमें पता चलता है फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देन कम द स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय S। हमें पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी गोल गोल घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यूँ घूमेगा। लेकिन बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं तो जैसे हमारी अर्थ है सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, लेकिन वो अपने ही गिर्द स्पिन भी करती है ना, अपने ही गिर्द गोल गोल घूमती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी किसी भी एटम के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते भी हैं, यानी स्पिन भी करते हैं। ये या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज तब ये होंगे +½ और जब ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब इनका स्पिन क्वांटम नंबर होगा -½ सो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने आपको पीछे बताया शेप ऑफ द ऑर्बिटल एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर हमें शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स भी बताता है। इसको हम थोड़ा गौर से दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि अगला नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का शेप ऑफ द ऑर्बिटल है। अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल। s ऑर्बिटल्स की शेप होती है स्फेरिकल, यानी बॉल टाइप की इसकी यूं करके शेप होती है। जितना बड़ा हमारे पास n का नंबर होता है उतना ही बड़ा हमारे पास s का ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिट कौन सी जगह होती है? न्यूक्लियस के गिर्द वो एरिया जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम इम्कान होता है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड के पाए जाने का, वो होता है ऑर्बिट। p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो उन्होंने अपने आप को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, यानी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, z एक्सिस पे, जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सा होता है उस तरह इन्होंने म्यूचुअली अपने आप को x, y और z एक्सिस पे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज किया होता है। ये ऑर्बिट्स होते हैं px, py एंड pz और इनकी जो ये जो सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी के होते हैं और इनकी सेम शेप होती है। हम अपनी आसानी के लिए इनके लूप्स को प्लस, अगर मैं आपको ये बता रही हूँ इसके 2 लूप्स हैं, ठीक है। px की बात करते हैं फॉर इंस्टेंस, इसमें एक प्लस लूप होगा और एक माइनस, और ये वाला जो एरिया होता है इसको नोडल प्लेन कहते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड आपको इस तरफ या इस तरफ मिलेगा, इस पूरे एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सिवाय इस पार्ट की। देन कम्स, और इसकी शेप कौन सी होती है? डम्बल शेप। देखो ये डम्बल, जैसे वो जो हम उठाते हैं ना वेट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए डम्बल्स उठाते हैं, उस तरह की इसकी शेप होती है। देन कम्स द डी ऑर्बिटल। आपकी बुक में भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा शेप सिखा देती हूँ। ये p ऑर्बिटल्स की शेप है और फिर ये d ऑर्बिटल्स हैं। d ऑर्बिटल्स 5 डीजेनरेट ऑर्बिट्स में टूट जाते हैं जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं और इनकी शेप्स कुछ इस तरह से होती हैं। डबल डम्बल, ये एक सिंगल डम्बल और ये डबल डम्बल, 2 डम्बल्स हैं, ठीक है। डबल डम्बल टाइप की शेप होती है इसकी और 5 टाइप्स की अरेंजमेंट्स होती है इसकी। देन कम्स द f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल की बड़ी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, वो यहाँ पर आपको नहीं कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम और फिर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाओ एंड एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी भी एटम में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं s, p, d और f ऑर्बिटल्स में, उसको हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरह से पता चलेगी? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं मुख्तलिफ सब ऑर्बिटल्स में, जैसे s है, p है, d है और f है, इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह से अरेंज हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। एटॉमिक नंबर में भी आपको बता दिया जाएगा। हमारे पास है s में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, डी में आ सकते हैं 10 और एफ में आ सकते हैं 14। आप समझो आपके पास बास्केट्स हैं मुख्तलिफ। एस की छोटी सी बास्केट है, इसमें आप सिर्फ 2 एप्पल्स रख सकते हो, पी में 6 रख सकते हो, डी में 10 रख सकते हो और एफ में आप 14 एप्पल्स अरेंज कर सकते हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। हमारे पास एक टेबल आपने देखा होगा, आपकी बुक में ये टेबल है, ये हमें बताता है किस तरह से हमारे पास एनर्जी ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एनर्जीज किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही हैं उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है जिससे आप
बता सकते हो इंक्रीजिंग लेवल क्या है। सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। आप पेपर्स में रफ्ता ये ड्रॉ करके भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, या अगर आप मेमोराइज कर सकते हो इसका सीक्वेंस तो वेल एंड गुड। सो अगर हमारे पास एक एटम है जिसका कोई एलिमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम देंगे, 1s2, 2s, कॉमा, ठीक है, पहला शेल ख़त्म हुआ, n का नंबर 1 ख़त्म हुआ, कॉमा लगाएंगे, 2s2, 2p6, ठीक है, कॉमा। अब देखो बेटा, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए, अब मेरे पास बाकी कितने रह गए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। इसमें आपके पास सेल्फ असेसमेंट का आगे क्वेश्चन है, आपने बताना है कि सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, सोडियम के आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, और क्लोरीन के आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 17। बेटा एक बात तो गौर करो, पहले सल्फर की तो सीधी सीधे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देनी है, 1s2, 2s2, 2p6, कॉमा, कितने हो गए, 10 हो गए, 3s2, 12 हो गए, और 3p4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ऑफ व्हाट, सल्फर। जब हम सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम का हमें कैट आइन दिया हुआ है, देखो पॉजिटिव आइन, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका एटॉमिक नंबर 11 से कितना रह गया, 10। तो आपने अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें अरेंज करने हैं, सोडियम के कैट आइन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आपने अरेंज करने हैं वो 10 है, नॉट 11। 1s2, 2s2 एंड 2p6, ख़त्म। जो इसका 3s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अब इसमें से माइनस हो गया, निकल गया। यही वजह है कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन, क्लोरीन एनाइन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अगर इसका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर 17 था, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अपने अंदर ले लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बताना है, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 10 हो गए, कॉमा, 3s2 एंड 3p में कितने आएंगे बेटा, हमें 18 सेट करने हैं, तो हमारे पास p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे क्लोरीन आयन के। गॉट माई पॉइंट। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमने पीछे पढ़े, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। जैसे हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये वाला शेल पढ़ रहे हैं, ये पूरा एक शेल है, ठीक है। जहाँ कॉमा के बाद मैंने ये लिखा, क्योंकि हमारे पास इसका क्वांटम नंबर, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसका मतलब है ये एक ही शेल है और इसके ये 2 सब शेल्स हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दिया। पहला जो हमारे पास नंबर 3 है, ये हमें बता रहा है पीरियड, कौन से पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में। क्लोरीन कौन से पीरियड में है, 3rd पीरियड में। और क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 ये और 6 ये हमें बता रहे हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये चूंकि क्लोरीन आयन है इसलिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वरना अगर ये आयन नहीं होता, क्लोरीन की फॉर्म में होता, तो इसके वैलेंस शेल में 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। और ये हमें बताता है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है। तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 7th ग्रुप का एलिमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वांटम नंबर और इनसे हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल्स, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने तरीके से, जैसे मैंने याद किया था वैसे ही मैं आप लोगों को याद कराऊंगी। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं बचपन में बोलती थी पुलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पुलिस ये कहता है कि कोई भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रख सकते। पुलिस अलाउ ही नहीं कर रही, अपने 4 सेट नहीं रख सकते क्वांटम नंबर्स के। कैसे नहीं रख सकते, फॉर इंस्टेंस हमारे पास है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं, हीलियम के एटम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर पहले इलेक्ट्रॉन का हमारे पास n है 1, तो L कितना होगा, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। स्पिन क्वांटम नंबर है +1 +½ यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का n भी 1, L 0 सेम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम, लेकिन अब स्पिन क्वांटम नंबर इसको चेंज करना ही करना होगा। यह है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आपने याद क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है। इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम,
किसी भी ऑर्बिटल में एटम के no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. At least one quantum number must be different. किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा ही होगा। फिर आ जाता है अफबाउ प्रिंसिपल। ये ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। तो अफबाउ साहब ये कहते हैं कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर को छोटे एनर्जी लेवल्स को फिल करोगे, देन यू आर गोइंग टू गो अपस्टेयर्स। ऐसा होता है ना, घर में आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे कमरे अवेलेबल हैं, या आप कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे आपको फ्लैट अवेलेबल है, तो आप पहले ग्राउंड फ्लोर पे लोगे, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर। तो जैसे जैसे आप ऊपर फ्लोर्स की तरफ जाते जा रहे हो, आप ये समझो कि एनर्जी बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, electrons are filled progressively to the various subshells in order of increasing energy, starting with 1s having the lowest energy level. Then comes we have n plus l rule. अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो n plus l की वैल्यू हमारे पास छोटी होगी उसको हम पहले फिल करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास 3 है, n की वैल्यू क्या है 3, n प्लस l रूल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। n की वैल्यू है हमारे पास 3, d की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, d अगर हमारे पास है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी d के लिए 2। 3 में हम 2 को प्लस करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर हमारे पास 4s है तो n की वैल्यू 4, s के लिए हमारे पास क्या होती है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। 4 + 0 = 4। तो अगर हमारे पास 3d और 4s है, पहले हम किसको फिल करेंगे, हम फिल करेंगे 4s को। लेकिन अगर हमारे पास कोई 2 ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जिनकी हमारे पास वैल्यू सेम होती हैं, जैसे हमारे पास ये n प्लस l की वैल्यू सेम होती हैं, तो पहले हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, और फिर बाद में हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी। गॉट माई पॉइंट? दिस इज वाइथर लॉ। बोलेंगे कैसे, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n प्लस l वैल्यूज़ आर फिल्ड फर्स्ट। जिनकी लोअर n प्लस l वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले फिल करेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनकी सेम n प्लस l वैल्यू होगी, तो पहले हम उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसकी वैल्यू n की कम होगी, ठीक है। आखिर में आता है हमारे पास हंट्स रूल। हंट्स रूल हमें कहता है, देखो बेटा अब अगेन क्या होगा, फॉर इंस्टेंस आपने एक घर लिया, आपके पास उस घर में 5 रूम्स हैं और आप 5 सिबलिंग्स हो, आप लोगों को 5 कमरे हैं और 5 बहन भाई हो आप लोग, तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे कि आप लोग अलग अलग अपने अपने कमरे लो, या आप लोग एक ही कमरे में गैदर हो जाओ? सब चाहेंगे ना हमारे अंदर अलग अलग कमरे हो। ये इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ हमारी तरह ही होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर इनके पास अलग रूम्स अवेलेबल होते हैं तो डीजेनरेट सेम एनर्जी के रूम्स, ठीक है। पहले ये तो हंट्स रूल के मुताबिक लोअर एनर्जीज को इन्होंने फिल कर दिया। उसके बाद देखो px py pz हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो डीजेनरेट हैं, इनकी सेम एनर्जी है। तो जब सेम एनर्जी सेम लेवल पे हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग रूम में जाएंगे, रादर देन एक ही रूम में घुसे, वो क्या करेंगे अपने अलग अलग रूम्स में जाएंगे। इन अवेलेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट एक एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने एक px में चला गया, एक py में चला गया। नाइट्रोजन के इन p ऑर्बिटल्स में ये हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये तो पहले हंट रूल के मुताबिक फिल हो गए, नीचे वाले फ्लोर्स दोनों फिल हो गए। उसके बाद अपर फ्लोर में जब हम आए तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों एक ही ऑर्बिट में आके कंपाइल हो जाए। फिर जब हम ऑक्सीजन में गए तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास p ऑर्बिटल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या होगा, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब ये पेयर करेंगे तो ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ पेयर करेंगे, अलग अलग रहेंगे सेम स्पिन के साथ, अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो इनकी स्पिन सेम होगी, जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है। लेकिन जब ये एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये सेम ऑर्बिटल्स में आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन।